हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्लास 8th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के। हम एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने अभी तक जाके एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी है तो पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसके हम एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। कौन से दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब कौन से दो मेन फैक्टर जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। टेम्परेचर और रेनफॉल जो होते हैं ये दो मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं सॉइल की। टेम्परेचर कैसे करता है? टेम्परेचर के में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं बिटवीन हॉट एंड कोल्ड, सुबह के टाइम पे हॉट होता है और रात को कोल्ड हो जाता है, तो इस से ठंडे गर्म की वजह से वो वहाँ के जो रॉक्स होते हैं सॉइल के ऊपर जो पत्थर पड़े होते हैं वो क्रैक होने लग जाते हैं, वो टूटने लग जाते हैं। तो इसीलिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है। रेनफॉल है, रेनफॉल पत्थरों को तोड़ने में ही कंट्रीब्यूट करता है। रेनफॉल होगी तो पत्थरों पे प्रेशर पड़ेगा, बारिश का पानी उन पे गिरेगा, तो ये भी उन पत्थरों को तोड़ने में मदद करता है। जब वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टूट जाते हैं तो सॉइल फॉर्मेशन में ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अदर फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? पेरेंट रॉक्स, मतलब जहाँ जो हमारी जो लैंड है उसकी जो पेरेंट रॉक, मतलब जो मेन ज़मीन है हमारी, उसी से ही तो मिट्टी बनेगी, उन पत्थरों को टूट टूट के ही तो हमारी सॉइल बनेगी। तो पेरेंट रॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट रॉक बहुत मजबूत अच्छी होनी चाहिए। रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स, रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म मटेरियल का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब एनिमल्स वगैरह की उनकी डेथ हो जाती है तो उनके अंदर जो न्यूट्रिशन वगैरह होता है, मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो सब सॉइल में मिल जाते हैं, जो अच्छे होते हैं तो मिल जाते हैं। तो ये भी सॉइल फॉर्मेशन, एक अच्छी सॉइल फॉर्मेशन के लिए ऑर्गेनिजम्स भी हेल्प करते हैं। टाइम टेकन, सॉइल बनने में बहुत टाइम लग जाता है। मिट्टी एक ऐसी मिट्टी, फर्टाइल मिट्टी बनने में जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकें, तो इस मिट्टी को बनने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो ये होते हैं अदर फैक्टर्स। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। राइट एनी टू रीजन्स फॉर द लैंड डिग्रेडेशन टुडे। कोई से भी हमें दो रीज़न बताने हैं जिससे हमारी लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, मतलब हमारी लैंड ख़राब हो रही है। दो मेन रीज़न है। फर्स्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब है कि हमारी जो मिट्टी है जब वो इरोड हो जाती है, जब वो थोड़ी सी ख़राब होने लग जाती है, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि हमारी लैंड एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल सॉइल ना बन पाए। तो अगर हमें एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए हमें सॉइल बहुत अच्छी चाहिए, फर्टाइल चाहिए। तो सॉइल इरोजन एक रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। सेकंड रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन इसलिए रीज़न है कि लोग पेड़ को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट लैंड डिग्रेडेशन का एक ये भी रीज़न है। ठीक है। हम पेड़ वगैरह काट रहे हैं जो कि लैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी सॉइल इरोजन हो रही है, सॉइल ख़राब हो रही है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एज अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। हमारी लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है? लैंड इम्पॉर्टेंट क्यों है? हम लैंड पर ही तो रहते हैं, ज़मीन ही तो है पूरी, हम ज़मीन पे ही एग्रीकल्चर करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, माइनिंग, बिल्डिंग बनाते हैं, हाउसेस वगैरह बनाते हैं, तो इसीलिए हमारे लिए लैंड बहुत ज़रूरी है। अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम खाएंगे क्या, सारी सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स वगैरह वो सब उगते हैं, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैक्ट्री, माइनिंग हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, हाउसेस वगैरह बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बन रही हैं, तो इसीलिए हमें लैंड पे ही तो बन रही है ना ये सब कुछ, तो इसीलिए लैंड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 2 steps दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व द प्लांट एंड एनिमल्स। ऐसे कौन से 2 स्टेप्स होंगे जो गवर्नमेंट ले सकती है प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए? तो 2 स्टेप्स कौन से होंगे? फर्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल पार्क्स,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। हमें नेचुरल पार्क्स जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह अगर रहते हैं, जहाँ पे उनको कंजर्व करने के लिए उन्हें वहाँ पे रखा जाता है। नेचुरल पार्क्स वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वहाँ एनिमल्स वगैरह होते हैं, तो ये गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकती है। और सेकंड है कि हमें एनिमल्स, बर्ड्स की किलिंग पर, जो कि उनको शौक के लिए मारते हैं या फिर उनकी पोचिंग करते हैं, मतलब उन्हें बेचने के लिए करते हैं, या फिर उन्हें उनकी सींगों को रखने के लिए, टीथ को रखने के लिए, उन सब को तो उन एनिमल्स को मार के ही तो ले सकते हो, उनके सींग और टीथ और उनकी स्किन, तो उनको बैन करना चाहिए एनिमल्स और बर्ड्स को मारने के लिए, ठीक है। और कटिंग ऑफ ट्रीज़ पर भी कि हम पेड़ ना काटें, क्योंकि पेड़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल्स वगैरह सब जंगल में रहते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ें जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है सजेस्ट वेज टू कंजर्व वाटर। अब हमें कुछ वेज बताने हैं जिससे हम पानी को बचा सकें। ये आपने चैप्टर में भी पढ़ा है कि हम कैसे बचा सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स का भी पढ़ा है हमने और वाटर का भी पढ़ा है, तो उसमें से आप कितने भी रीजंस ले सकते हो, उसमें बहुत सारे रीजंस दे रखे हैं। तो इसमें मैंने फर्स्ट लिख रखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है कि हम बारिश के पानी को स्टोर करें किसी अच्छी जगह पर, जहाँ पे उसको हम बाद में फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो पानी को कलेक्ट करो, जितना आप कर सकते हो उतना कलेक्ट कर लो, तो ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पानी को वेस्ट मत करो। सो सेकंड है टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ एंड वॉशिंग योर हैंड्स। ये रीज़न मैंने इसमें इसलिए लगाया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पानी को वेस्ट कैसे बचा सकते हैं। हम पानी को, हम ब्रश करते वक्त ऐसे टैप को खुला छोड़ देते हैं, हैंड्स धोते वक्त कि हम हैंड वॉश ले रहे हैं और पानी चल रहा है मज़े से, तो हम इसको बंद कर सकते हैं कि हम ऐसे पानी को वेस्ट ना करें, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने ये पॉइंट डाल दिया। थर्ड है प्रिजर्विंग वाटर बॉडीज़ फ्रॉम फैक्ट्रीज वेस्ट। जो फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट आता है पानी में, वाटर बॉडीज़ में, तो उसको हम कम कर सकते हैं कि आप पानी में वेस्ट को मत बहाओ, जिससे पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। वहाँ पे आसपास फैक्ट्रीज़ के आसपास लेक्स वगैरह होती ही हैं, तो वो सारा वाटर बॉडीज़ जितना भी वेस्ट होता है वो सब उसमें डंप कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं रिवर्स में या लेक्स वगैरह में, तो वो हमें नहीं करनी चाहिए, इससे पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। फोर्थ है ड्राई रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज सजेस्टेड। अब ड्रिप का मतलब होता है कि मतलब जहाँ पे अब धरती में से हम पानी निकालते हैं, मतलब बोरिंग कहते हैं, आप सबके घर में होगी बोरिंग, तो बोरिंग में से हम पानी निकालते हैं, तो हम एग्रीकल्चर वाली जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह होती है तो वहाँ पे हम ऐसे पाइप से ना थोड़ा थोड़ा करके सब पे पानी डालते हैं, जिससे हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से उग सके और सॉइल वगैरह सब अच्छे से रहे। तो ज़्यादा पानी ना डाले, धीरे धीरे ड्रिप ड्रिप करके, थोड़ा थोड़ा करके, स्प्रिंकल कर करके तो इरिगेशन पे डले पानी, तो इसलिए इससे हमारी क्रॉप्स अच्छे से उगेंगी। तो ये फोर्थ रीज़न है, थोड़ा थोड़ा करके डालें, ज़्यादा ना डालें। Fifth है the canal used for irrigation should be properly built so that the loss of the water does not take place while the water is transported to the field. हम कैनाल्स वगैरह बनाते हैं तो उसको प्रॉपरली बिल्ड करना चाहिए जिससे हमारे वाटर का लॉस ना हो उससे, उस कैनाल से, कि वहाँ पे पानी बह रहा है। और जब हम पानी को हम फील्ड्स में डालते हैं तो वेस्ट ना हो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते वक्त, मतलब फील्ड्स तक कैनाल से पहुँचाने के लिए पानी को, तो हमें उसको अच्छे से बनाना चाहिए जिससे पानी का लॉस ना हो, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो। आप कोई से भी इसमें से लिख सकते हो और भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, टिक द करेक्ट आंसर। अब हमें टिक करके बताना है। फर्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। हमें जो इसमें इन 3 पार्ट दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा एक सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है। सॉइल फॉर्मेशन मतलब सॉइल का बनना, इन तीनों में से ऐसा एक पॉइंट है जो सॉइल फॉर्मेशन में, सॉइल को बनने में बिल्कुल हेल्प नहीं करता, मतलब वो फैक्टर ही नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। फर्स्ट इज टाइम। टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि सॉइल को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो सॉइल फॉर्मेशन में इंक्लूडेड है। बी है सॉइल टेक्सचर।
सी है ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो भी एनिमल्स वगैरह थोड़े छोटे छोटे वहाँ पे मर जाते हैं तो उनका जो भी मिनरल्स न्यूट्रिशंस वगैरह जो भी उनके अंदर होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें वो सॉइल में चली जाती है और वो सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो सी भी है। फैक्टर बी, सॉइल टेक्सचर। सॉइल का टेक्सचर कैसा होना चाहिए, सॉइल दिखनी कैसी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि सॉइल की मिट्टी अलग अलग तरह की होती है और उसे हम वैसे ही टेस्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स की मिट्टी कैसी है, उसके अंदर मिनरल्स वगैरह कैसे हैं, तो न्यूट्रिशन वगैरह कैसा है, तो हम इससे चेक कर सकते हैं। तो सॉइल टेक्सचर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, इसका है बी, सॉइल टेक्सचर। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट टू चेक द सॉइल इरोजन ऑन द स्टेप स्लोप्स। इसमें से ये जो मेथड्स हमें दे रखे हैं इसमें ये इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ऐसा कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है जिससे हम सॉइल इरोजन ऑन द स्टेप स्लोप पे चेक कर सकते हैं। तो शेल्टर बेल्ट्स तो वो होते हैं कि ट्रीज़ वगैरह लगा दिए तो विंड जो है वो क्रॉप्स पे सॉइल पे ना पड़े और वो उड़े ना। बी, सी, टेरेस कल्टीवेशन इज़ द आंसर। टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, मैं ब्रश ले लेती हूँ। ठीक है, टेरेस कल्टीवेशन होता है कि एक स्लोप होती है, ये है स्टेप स्लोप्स, राइट, ये होती है स्टेप स्लोप्स। तो यहाँ पर टेरेस इरिगेशन होता है कि यहाँ पे ऐसे उगाना, यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा टेरेस कल्टीवेशन। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम टेरेस कल्टीवेशन। तो इसका आंसर है सी। तो थर्ड करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऐसा इसमें से कौन सा है जो कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर को बचाने के लिए फेवर में नहीं है। फर्स्ट इज स्विच ऑफ द बल्ब विच इज़ नॉट इन यूज़। स्विच ऑफ द बल्ब, हम बल्ब को बंद कर दें, ये नेचर से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। बी, क्लोज द टैप इमिडिएटली आफ्टर यूजिंग। हम टैप को बंद कर दें इमिडिएटली यूज़ करने के बाद, तो ये भी नेचर के अकॉर्डिंग है कि हम पानी को बचा रहे हैं। ए में था कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा रहे हैं। सी, डिस्पोज पॉली बैग्स आफ्टर शॉपिंग करके आ रहे हैं, हमारे हाथों में पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे नेचर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। आपको पता भी है, बैन भी हो चुकी है पॉलीथीन, आप प्लास्टिक पॉलीथीन यूज़ नहीं कर सकते हो, तो उसको डिस्पोज करना, आप डिस्पोज नहीं कर सकते हो, उसे बहुत साल लगेंगे, पता नहीं कितने साल लगेंगे उसको डिस्पोज होने में, और होंगे भी नहीं होंगे वो भी नहीं पता। तो ये नेचर के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, ये नेचर को कंजर्व करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर है सी, डिस्पोज पॉली बैग्स आफ्टर शॉपिंग। ठीक है, सो आगे करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है। सो फर्स्ट इज लैंड यूज़ का इसमें से कौन सा है। सी है प्रोडक्टिविटी यूज़ ऑफ लैंड, मतलब प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्टिविटी हो रही है, हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है ह्यूमस मैंने आपको बताया था क्या होता है, इसको हम मिला रहे हैं डी के साथ। ऑर्गेनिक मैटर्स डिपॉजिटेड ऑन द टॉप सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर टॉप सॉइल पर डिपॉजिट हो रहा है। ऑर्गेनिक मैटर मैंने आपको बताया है कि जो जितने भी एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं तो उनका जो भी उनके अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशन मिनरल्स वगैरह जो भी होता है वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं सॉइल के अंदर, तो उसको हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो है, अब कहते हैं, देखते हैं थर्ड, रॉक्स डैम्स का है सी, प्रिवेंट सॉइल इरोजन है कि रॉक डैम्स जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन्स को। ठीक है, फोर्थ है बायोस्फीयर का मैच कर रहा है बी से। नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इन ये 4 लेयर होती है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जो इनके बीच में आती है बायोस्फीयर, जो कि जिसका नैरो जोन है, नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन इन तीनों लेयर के बीच में एक नैरो जोन है जिनके बीच में बायोस्फीयर आती है। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ ट्रू राइट द रीजंस। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं है या फिर फॉल्स है, हमें रीजंस देने हैं। तो फर्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉल्यूटेड रीजन। बिल्कुल सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉल्यूटेड है,
मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस है। वहाँ पे क्यों है? अब हमारे रहने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें अच्छा पानी चाहिए, अच्छा एग्रीकल्चर के लिए हमें लैंड चाहिए जहाँ पे सॉइल बहुत ही अच्छी हो, और सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया प्लेन पे वहाँ पे है, तो वहाँ पे वो जगह वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड रीजन है, पॉपुलेटेड रीजन है, वहाँ बहुत लोग रहते हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइनिंग। बिल्कुल सही। वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम पीने में यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो इंडिया में टाइम अब पहले तो बहुत सारा पानी था, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे वैसे पानी की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। जो अवेलेबिलिटी है पर पर्सन के लिए वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि पानी की कमी हो रही है। ये सब न्यूज़ आती रहती है ज़्यादातर वर्ल्ड में, पूरे ही वर्ल्ड की बात करूँ तो बहुत कई जगहों पे तो पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है, बिल्कुल पानी नहीं है वहाँ पर। तो पानी पर पर्सन के अकॉर्डिंग वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है, तो ये ट्रू है। थर्ड है रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरिया टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। बिल्कुल गलत है। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग होता है मतलब एक जगह पे आप बहुत सारी चीज़ों को उगा रहे हो, अलग अलग चीज़ों को उगा रहे हो, वो होता है इंटरक्रॉपिंग। लेकिन यहाँ पे लिखा है रो ऑफ ट्री प्लांटेड इन द कोस्टल एरिया। अगर हम ट्री को लगाते हैं, एक रो में लगाते हैं कि विंड की मूवमेंट चेक करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, उसको हम इंटरक्रॉपिंग नहीं कहते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ वन इज ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस हो रहा है और क्लाइमेट में जो चेंजेस वगैरह हो रहे हैं वो क्या इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं? बिल्कुल गलत। जो क्लाइमेट में चेंज हो रहे हैं वो नुकसान कर रहे हैं हमारे इकोसिस्टम के, और ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस हो रहा है, पेड़ काटना और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये हमारी इकोसिस्टम को नुकसान दे रहे हैं, हमें मेंटेन नहीं कर रहे हैं इकोसिस्टम को, तो इसीलिए ये है फॉल्स। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम थर्ड चैप्टर भी करेंगे ज्योग्राफी का जल्दी ही। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब कर दो अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आप कमेंट भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ कर दो यार। ठीक है, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।